हेलो दोस्तों, चौरसिया एग्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम पिछली क्लास में बात किया कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क एवं सिटी के बारे में और उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान के बारे में बात किया। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा एनसीआर और जनगणना के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में बात करेंगे और उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले एनसीआर में शामिल है इस पर बात करेंगे। तो देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए एनसीआर होता क्या है। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन होता है। कैपिटल रीजन्स होता है। इसे हिंदी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले शामिल हैं। यूपी के 8 ज़िले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले शामिल हैं। इसमें देख लीजिए कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। मेरठ, गाज़ियाबाद और आ जाता है मुजफ्फरनगर और इसके बाद आ जाता है शामली जो है ना 2017 में एनसीआर में शामिल होता है। 2017 में। और आ जाता है बागपत और इसके बाद आ जाता है बुलंदशहर और इसके बाद आ जाता है हापुड़ और एक ज़िला आ जाता है गौतम बुद्ध नगर। तो ये एनसीआर में 8 ज़िले शामिल हैं। अब बात करते हैं कि यूपी सरकार ने किन 4 ज़िलों के लिए प्रस्ताव एनसीआर को भेजा है। तो 9 जनवरी लिख लीजिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 जनवरी 2018 को एनसीआर में प्रस्ताव भेजता है। इसमें 4 ज़िले कौन कौन से मथुरा, अलीगढ़ और सहारनपुर और एक ज़िला आ जाता है हाथरस। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रस्ताव भेजा 4 ज़िले एनसीआर में शामिल होने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं जनगणना के बारे में। हेडिंग बना लीजिए जनगणना। तो पहले हम देखते हैं जनगणना का संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं। तो जनगणना का पहला प्रमाण किस साम्राज्य में मिलता है। तो पहला प्रमाण रोमन साम्राज्य में मिलता है। रोमन साम्राज्य में मिलता है, देखने को मिलता है। और ये जनगणना किसने करवाई थी रोमन साम्राज्य में। तो ये भी मेरे भाई लिख लीजिए, कैंडेस्टूल सर्वे ने करवाई थी। सर्वे के द्वारा हुई थी। इसमें किया जाता था, इसमें गांव जाकर गिनती करते थे। गिनती करना। तो रोमन साम्राज्य में जो पहला प्रमाण मिलता है जनगणना का, इसे कहते थे कैंडेस्टूल सर्वे कहते थे। इसमें जाके गांव जाकर गिनती करते थे और इसका संक्षिप्त इतिहास में बात करते हैं कि 1500 BC में मूसा द्वारा इजराइल में जनगणना कराई गई। इजराइल में जनगणना कराई गई। ये भी मेरे भाई याद करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। और कौटिल्य के द्वारा लिखी अर्थशास्त्र में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। जो कौटिल्य द्वारा जो लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र उल्लेख मिलता है।
उल्लेख मिलता है तो ये अर्थशास्त्र किसके साम्राज्य की है? तो ये मौर्य साम्राज्य में लिखी गई। मौर्य साम्राज्य, यानी कि मौर्य साम्राज्य में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं अबुल फजल की आईने अकबरी में भी जनगणना का प्रमाण मिलता है। फजल की जो आईने अकबरी है, जो आईने अकबरी, इसमें भी प्रमाण मिलता है। तो ये आईने अकबरी मुग़ल काल की है, तो यानी कि कह सकते हैं कि मुग़ल काल में भी जनगणना का प्रमाण मिलता है काल में। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं इसके आगे की। 1749 में लिख लीजिए, 1749 में स्वीडन में लिखित जनगणना कराई गई, या स्वीडन में लिखित जनगणना कराई गई। अगर आपसे मेरे भाई पूछ दे कि लिखित जनगणना कहाँ कराई गई, तो 1749 में स्वीडन में जनगणना कराई गई। और भारत में अगर आपसे पूछ दे कि भारत में 1872 को लॉर्ड मेयो के द्वारा या मेयो के काल में सर्वप्रथम जनगणना कराई गई। भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में सर्वप्रथम जनगणना कराई गई। ये सर्वप्रथम है, भारत की सर्वप्रथम जनगणना है। अब बात करते हैं कि 1881 में भारत में दशकीय जनगणना का प्रमाण मिलता है। भारत में दशकीय जनगणना का प्रमाण, दशकीय जनगणना का प्रमाण, जनगणना का प्रमाण 1881 में मिलता है। 81 में, इसमें दशकीय का मतलब है कि 10 साल बाद जनगणना कराई जाती है। 10 वर्ष बाद, इसमें 10 वर्ष बाद जनगणना कराई जाती है। और ये जो दशकीय जनगणना का प्रारंभ ये लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई। ये लॉर्ड रिपन द्वारा कराई गई। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये भी सब याद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो जनगणना 2011 की हुई थी। 2011 की जनगणना जो ये 15वीं जनगणना थी। इसका नारा क्या था? नारा लिख लीजिए, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, ये 15वीं जनगणना का नारा था। और ये जो जनगणना हुई थी ये स्वतंत्र भारत की 15वीं जनगणना जो हुई थी ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और नोट करके मेरे भाई लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। आपसे पूछ सकता है, यूपी एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना तो ये जनगणना होती है
1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में होती है। और लिख लीजिए कि 21वीं शताब्दी की पहली जनगणना 2001 में होती है। 21वीं शताब्दी की पहली जनगणना 2001 में होती है। ये 2001 में होती है। और दूसरी जनगणना 2011 में होती है। 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना 2011 में होती है। 2011 में होती है। तो वर्तमान में जनगणना जो है ना, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई जाती है। तो यहाँ तक अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना। उत्तर प्रदेश की जनगणना जो 2011 के अनुसार, तो इसमें जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341। ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। इसमें भी, इस जनसंख्या में महिला जनसंख्या कितनी है और पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो इसे हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। महिला पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या। तो महिला जनसंख्या में लिख लीजिए 9,53,31,831। ये टोटल का 47.7% है। जनसंख्या का 47.7% है। और पुरुष जनसंख्या की बात करें तो पुरुष जनसंख्या में 10,44,80,510। ये जनसंख्या का 52.29% है। तो अब बात कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, ये भारत का कितना परसेंट है? भारत का 16.51% है। 51% है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो ये है, तो इसमें गांव का कितना परसेंटेज है? ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या का कितना परसेंटेज है? गांव का 77.7% है। क्योंकि यूपी ग्रामीण संस्कृति वाला राज्य है। तो आप लोगों को यहाँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं 2001 से 2011 के बीच 10 की वृद्धि कितनी परसेंटेज होती है, कितने प्रतिशत होती है? 10 की वृद्धि देखते हैं। 10 की वृद्धि का मतलब है 10 वर्ष में कितनी वृद्धि होती है। 10 की वृद्धि यानी कि 10 वर्ष में। तो इसमें 10 की वृद्धि जो होती है ये 20.2% होती है। 10 की वृद्धि में 2001 से 2011 तक उत्तर प्रदेश की, और यह उत्तर प्रदेश का, यहाँ यूपी का स्थान 15वां आ जाता है। 15वां स्थान 10 की वृद्धि में आ जाता है। 15वें स्थान पर उत्तर प्रदेश आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि 10 की वृद्धि में महिला का कितना वृद्धि हुई है, महिलाओं का कितना वृद्धि हुई है और पुरुष का कितना वृद्धि हुई है। तो महिलाओं में वृद्धि
और पुरुष में वृद्धि, पुरुष में वृद्धि। तो महिलाओं में 10 की वृद्धि में 21.23% वृद्धि होती है और पुरुष में 19.31% वृद्धि होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं। तो लिख लीजिए दोस्तों, प्रयागराज पहले स्थान पे आ जाता है। प्रयागराज में जनसंख्या 59.54 लाख जनसंख्या है। और दूसरे नंबर पर आ जाता है मुरादाबाद में 47.7 लाख जनसंख्या है। और इसके बाद आ जाता है गाजियाबाद में 46.8 लाख जनसंख्या है। और इसके बाद आ जाता है आजमगढ़ में 46.13 लाख जनसंख्या है। फिर इसके बाद आ जाता है लखनऊ में 45.8 लाख जनसंख्या है। ये तो है यूपी के सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िलों के बारे में। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले। तो इसमें आ जाता है महोबा में 8.75 लाख जनसंख्या है। फिर इसके बाद आ जाता है चित्रकूट, इसमें 9.9 लाख जनसंख्या है। और फिर इसके बाद आ जाता है हमीरपुर, इसमें 11.4 लाख जनसंख्या है। तो अब बात कर लेते हैं कि किस ज़िले में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले ज़िले कौन से हैं। तो इसमें आ जाता है गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पे। गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पे है, जिसमें 41.5% की वृद्धि देखने को मिलती है। और इसमें आ जाता है गाजियाबाद, जिसमें 41.3% की वृद्धि देखने को मिलती है। और फिर इसके बाद आ जाता है श्रावस्ती में 30.5% वृद्धि देखने को मिलती है। फिर इसके बाद आ जाता है बहराइच, इसमें 29.3% की वृद्धि देखने को मिलती है। फिर अब पूछ सकता है आपसे उत्तर प्रदेश के न्यूनतम 10 की वृद्धि करने वाले कौन से ज़िले हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कानपुर, जो 9.9% की वृद्धि होती है इसमें। और फिर इसके बाद आ जाता है हमीरपुर, इसमें हमीरपुर में 11.1% की वृद्धि होती है। फिर इसके बाद आ जाता है बागपत में 11.9% की 10 की वृद्धि देखने को मिलती है। अब आपसे बात करता है कि यूपी की जनसंख्या का घनत्व कितना है। यदि आपसे पूछ दे कि यूपी की जनसंख्या का घनत्व कितना है, तो पहले घनत्व समझ लीजिए क्या होता है। जो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या होती है उसे ही घनत्व बोलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है, जो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 829 व्यक्ति आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर अब आपसे पूछ सकता है कि भारत का कितना घनत्व है। लिख लीजिए ये भी नोट करके। भारत की जनसंख्या का घनत्व तो भारत का जनसंख्या का घनत्व है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। तो
भारत और यूपी का अंतर देख लेते हैं कितना है। भारत और यूपी का अंतर हो जाता है भारत में और यूपी का अंतर, तो यूपी में 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में है और भारत में 382 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर में है। तो इसका अंतर करते हैं तो इसमें 447 भारत के घनत्व से यूपी में घनत्व 447 अधिक आता है, ज़्यादा आता है, ज़्यादा। तो ये तो अंतर हो गया। और यदि आपसे पूछ दे उत्तर प्रदेश में 2001 से 2011 तक की जनसंख्या का घनत्व कितना रहा है, तो यूपी में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या घनत्व तो 2001 में 690, उत्तर प्रदेश में 2001 में 690 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर और 2011 में 829 व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में 2011 में 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में। तो इनका अंतर देख लेते हैं 2001 से 2011 के बीच का। तो इसमें 139 का मतलब 2001 से 2011 के बीच में 139 व्यक्ति की वृद्धि होती है। 2001 से 2011 में 139 व्यक्ति की वृद्धि हो जाती है घनत्व में। तो अब बात करते हैं इसके आगे की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं। सर्वाधिक यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है गाजियाबाद में 3971 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। फिर इसके बाद आ जाता है वाराणसी जिसमें 2395 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। फिर इसके बाद आ जाता है लखनऊ में 1816 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। फिर इसके बाद आ जाता है जिला भदोही में 1555 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। फिर आपसे पूछ सकता है कानपुर नगर में 1452 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये रहे उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले घनत्व वाले जिले। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है ललितपुर। इसमें 242 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। फिर आ जाता है सोनभद्र में 276 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। फिर आ जाता है हमीरपुर में 275 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। फिर बात आती है महोबा की। महोबा में 279 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में है। फिर चित्रकूट आता है। चित्रकूट में 308 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर
तो ये रहे उत्तर प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।